नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। 3 दिन की गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप ने किया बाउंस बैक। मिड कैप 930 पॉइंट उछला। पीएसई एनर्जी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 335 और निफ्टी 149 अंक चढ़े। पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव की सिफारिश। हर चुनाव के लिए बने एक ही पहचान पत्र। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार सुखवीर सिंह संधू हो सकते हैं 2 नए चुनाव आयुक्त। चयन समिति की बैठक में लगी मुहर। औपचारिक ऐलान होना बाकी। अधीर रंजन ने उठाया ऐतराज। सीए पर मोदी सरकार नहीं करेगी कोई समझौता। एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, कभी वापस नहीं लिया जाएगा सीए कानून। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के पहले राउंड में एनडीए को 242 में से 174 सीटें मिलने के आसार। यूपी बिहार में बम्पर जीत का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 61 सीटें मिलने की संभावना। आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों का आएगा सर्वे। अश्लीलता फैलाने वाले ओटीटी पर सरकार का हंटर। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर सरकार की सख्त कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने संसद, राज्य की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक इलेक्टोरल रोल और एक ही वोटर आईडी की सिफारिश की है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कमेटी ने 2 चरणों में चुनाव का भी सुझाव दिया है। कमेटी ने पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव और इसके 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की है। 18,000 पेज वाली इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ सिफारिशें कमेटी की तरफ से की गई हैं। बिल्कुल से कमेटी ने जो सिफारिश की है वो कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो बार बार इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाना संभव है कि नहीं, कराया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारे विवादों पर कमेटी ने विराम लगा दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की साफ तौर से सिफारिश की है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके लिए 2 चरणों की व्यवस्था की वकालत की है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं को चुनाव कराया जाए और दूसरे चरण में जो स्थानीय निकाय होता है, नगर पालिका, पंचायत, उसके चुनाव यहाँ पे कराए जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात कमेटी ने कही है वो ये कि हर चुनाव के लिए राज्यसभा, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, पंचायत के अलग अलग वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए। सभी के लिए एक आईडी कार्ड दीजिए, उसके जरिए मतदाताओं को उस आधार पर अपने वोट डालने का अधिकार मिलने चाहिए। एक और बात, इस कमेटी ने पूरे करीब कह सकते हैं कि 21,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, रिएक्शन लिया। उनमें से करीब 80% लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि वाकई एक साथ पूरे देश में चुनाव करने की ज़रूरत है। जो 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की, उन 47 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। यहाँ तक कि अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर, फिक्की, एसोचैम, सीआई, इनके भी इंडस्ट्री वालों से बातचीत की गई। तो उन्होंने भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से ये ज़रूरी है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, तो आर्थिक लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी और सरकार अगर इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करती है तो फिर संवैधानिक संशोधन करने होंगे। स्थानीय चुनाव एक साथ करने के लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव से मंजूरी लेनी होगी। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ जाएगी कि आखिर कब से सरकार इसकी कोशिश करेगी और कैसे इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने कर दी है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति को। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने का ऐलान जल्द हो सकता है। आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक हुई है और बैठक में शामिल लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि बैठक में सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, जबकि सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। अधीर रंजन ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति जताई है और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। ये चयन की पहले शॉर्टलिस्ट बनते हैं
मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्टलिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुँचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान आज किया गया है। इसमें 5 मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी शामिल है। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुदिया भटिंडा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमृतसर से मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को टिकट मिला है। खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लड़ और संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर चुनाव लड़ेंगे। पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह को मैदान में उतारा गया है। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। मिड कैप स्मॉल कैप में भी 2 दिन की जोरदार गिरावट के बाद आज नंबर थमता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 335 अंक और निफ्टी 149 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी फार्मा शेयरों में रही, वहीं एफएमसीजी रियलिटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी का कहना है कि मार्केट में स्मॉल और मिड कैप में करेक्शन आगे भी जारी रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 1 साल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप सेगमेंट बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस ईयर हमें लगता है कि लार्ज कैप वुड बी मच बेटर बेट एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स कल के क्रैश के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म व्यू हमें अभी भी लगता है कि लार्ज कैप में एक एसेट एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस। अगर हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो होल्डिंग पीरियड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है कमेंसुरेट रिटर्न को अक्रू करने के लिए। सो जब भी हम निवेश करते हैं, ऑफ कोर्स एक नैरेटिव होता है, बट एक साथ में साथ वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखनी चाहिए। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का स्ट्रेस टेस्ट कराया है और म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे कल आएंगे। क्या है म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट, बताने के लिए जुड़ रही है सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं क्या है पूरी खबर। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट यानी कि वो सिचुएशन, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक स्ट्रेस के बीच में जाना पड़े या बाजार की लिक्विडिटी को देखते हुए कुछ माल बेचना पड़े या कोई लोग रिडम्पशन के लिए आ जाए, तो बाजार या म्यूचुअल फंड कितना तैयार है, बाजार किस तरह की डेप्थ को झेल सकता है। तो सेबी की रडार पे मिड कैप स्मॉल कैप की बहुत ज़्यादा फ्लोज वहीं आ रहे थे, तो इसीलिए वो सबसे पहले रडार पर आते हैं। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का एक स्ट्रेस टेस्ट कराया है। स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा कल आने की उम्मीद लगाई जा रही है और सेबी ने एमफी को चिट्ठी लिखकर ये चिंता जाहिर की थी कि ऐसा स्ट्रेस टेस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोज उसमें आ रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। और एमफी ने सभी एएमसीज से एक डिस्क्लोजर मांगा था कि किस तरह से उनके स्ट्रेस टेस्ट का इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और एमफी ने एएमसी से 4 तरह के अलग अलग डिस्क्लोजर मांगे, जिसमें लिक्विडिटी है या उनकी होल्डिंग्स हैं या किस तरह की डेप्थ है, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्लोजर्स थे। अब अगर लिक्विड होता है, मान लीजिए कोई फंड लिक्विड होता है, तो हमने 5 वो फंड्स निकाले हैं लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, जिनके सबसे बड़े बड़े एयूएम है। उनको अगर पूरी तरह से अपने आप को लिक्विड करना पड़े, वैसे तो कभी होता नहीं कि पूरी तरह से कोई फंड लिक्विड हो जाए, लेकिन अगर लिक्विड होना पड़े तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। मिसाल के तौर पे ये सबसे बड़े एयूएम वाले फंड है लार्ज कैप का एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये अगर लिक्विड होता है, सबसे बड़ा इनफैक्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन सब में, लेकिन अगर एसबीआई ब्लू चिप 43,300 करोड़ रुपए का फंड अपने आप को पूरी तरह से लिक्विड करता है तो उसे 6.5 दिन रफली लगेंगे। ये लार्ज कैप है। एक्सिस ब्लू चिप जिसका 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, करीब करीब 5 दिन लगेंगे इनको पूरी तरह से लिक्विड होने में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एक एयूएम है, इसको रफली 4 दिन लगेंगे पूरी तरह से लिक्विड होने में।
मिराई एसेट को करीब 37,700 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एयूएम है टोटल। 3.5 दिन लगेंगे इसको पूरी तरह से लिक्विड होने में। और एचडीएफसी टॉप 100 को करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, इसे भी 3.5 दिनों के आसपास लगेगा। अब आते हैं मिड कैप पे, क्योंकि मिड कैप में सर्किट्स होते हैं 5%, 10% तक के भी सर्किट होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। एचडीएफसी मिड अपॉर्चुनिटी फंड करीब 60,000 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है, इसको 18 दिन लगेंगे लिक्विड होने में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी को करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका एयूएम है, 17 दिन यहाँ पे लगेंगे अगर ये पूरी तरह से लिक्विड होता है तो। एसबीआई मैग्नम को 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, 11 दिन लगेंगे। एक्सिस मिड कैप 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, करीब 5 दिन लगेंगे। और लाइकवाइज निपॉन इंडिया जो कि ऑलमोस्ट सेम एयूएम रखता है, उसे 4 दिन लगेंगे। अब यही नंबर आप स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप का 25,000 करोड़ रुपए का एक एसबीआई का एयूएम है, जो कि सबसे बड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी इसे 65 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके स्मॉल कैप फंड में हो सकता है वो शेयर ज्यादा हो जहां पर सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की हो, तभी उन्हें लिक्विड होने में ज्यादा समय लग रहा है। लाइकवाइज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इनका एयूएम है ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इनके लेकिन लिक्विड होने के दिन सिर्फ 26 है, यानी कि इनसे आधे। इसके अलावा निपॉन सबसे बड़ा एयूएम है स्मॉल कैप में 46,000 करोड़ रुपए के आसपास का, 14 दिनों में अपने आप को पूरा लिक्विड कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 19,600 करोड़ रुपए का एयूएम है, 11 दिनों में पूरी तरह लिक्विड हो सकता है। और क्वांट स्मॉल कैप 17,200 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, ये करीब 10 दिनों में लिक्विड हो सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड पूरी तरह से अपने आप को रिडीम नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट के लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। आमतौर पर रिडम्पशन 25%, मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर पूरा हो तो इस तरह की पिक्चर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 ने मेगा ओपिनियन पोल किया है। पहले राउंड में 174 सीटें एनडीए के पक्ष में मिलने का अनुमान है और सेकेंड राउंड आज शाम में आएगा। डिटेल्स बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेके आया है, जिसमें फर्स्ट फेज हमने कवर किया है और उसके परिणाम आपके सामने रखता हूं। 174 सीटें जीत के एनडीए अलायंस सबसे बड़ी स्थिति में बनता हुआ दिख रहा है। टोटल हमने 242 सीटों का सर्वे किया, जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 61 सीटें मिल रही हैं। इसमें 2 स्टेट हाईलाइट हैं, एक बिहार जहां 40 में से 38 सीट बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं आरजेडी प्लस को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिख रही, जबकि पिछली बार 39 थी बीजेपी प्लस की, तो 1 सीट वहां पे इस बार कम है। उत्तर प्रदेश में चलते हैं, वहां पे 80 सीटें हैं, 80 में बीजेपी प्लस को 77 सीटें मिल रही हैं 57% वोट शेयर के साथ, और इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और एसपी मेजरली है, उनको सिर्फ 2 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट, और वोट शेयर बहुत कम है इंडिया अलायंस का, ओनली 26%। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है साउथ का तमिलनाडु, जहां पे पहली बार एनडीए को यानी बीजेपी प्लस को 5 सीटें मिल रही हैं और 13% वोट शेयर है। इंडिया अलायंस के पास 30 सीटें हैं 51% वोट के साथ। केरल उसी के पड़ोसी राज्य है, जहां पे एनडीए पहली बार 2 सीटें जीते हुए दिख रहा है 18% वोट के साथ। बाकी इंडिया अलायंस और एलडीएफ 18 सीटें जीत रहा है 47 और 35% वोट शेयर के साथ। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि साउथ में एनरोड हो रहा है। फेज 2 आज शाम को 276 सीटों पर हम बातचीत करेंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसमें 12 राज्यों की जनता के मन को समझेंगे। इसमें बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण स्टेट शामिल होंगे। शाम 6 बजे से मेरे साथ जरूर जुड़िएगा।